सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। उसके सर और मूंछों के बाल बर्फ की तरह नरम और सफेद थे। उम्र किसी भी तरह 60 से कम नहीं थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो अब भी सेहतमंद नजर आ रहा था। अपने शोबे की काम की नौइयत के एतबार से उसकी आंखों में इस वक्त एक खास चमक मौजूद थी। सुनहरी फ्रेम का चश्मा उसके वजूद का एक अहम हिस्सा नजर आ रहा था। बज़ाहिर वो बहुत ज्यादा कम सुखन और मुनकसरल मजाज दिखाई दे रहा था। कुशादा पेशानी उसकी जहानत की दलील थी। उसकी दूरबीन और तजर्बेकार नजरें कुछ देर तक हमारे चेहरों पर जमी रहीं और फिर वो एक सोफे पर बैठते हुए बोला, आप हजरात क्या पीना पसंद करेंगे? उसके लहजे में तहजीब और शाइस्तगी का मिला जुला थी। शुक्रिया प्रोफेसर, नदीम ने कहा, और फिर उसने अपना और मेरा तारुफ कराते हुए कहा, हम इस वक्त आपको एक ज़रूरी इत्तला देने आए हैं जिसका ताल्लुक मुल्क व कौम की बका से है, और मुझे यही बताया गया था कि मैं आपसे मुलाकात के लिए आमादा हो गया, वरना शायद मैं आपको वक्त ना दे सकता। उसने साफ गोई से कहा, प्रोफेसर, क्या हम यकीन रखें कि आप हमारे ऊपर एतमाद करेंगे और हमारी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे? इसका फैसला मैं आपकी बात सुने बगैर नहीं कर सकता। प्रोफेसर, इस बार मैंने कहा, क्या यह दुरुस्त है कि आप किसी ऐसे तजर्बे में मसरूफ़ हैं जो दूसरे ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा कीमती और अनमोल साबित हो सकता है? मैं समझा नहीं। उसने बड़ी संजीदगी से फिर कहा, मैं जो तजर्बा करता हूँ उसमें कामयाबी के बगैर कोई बात करना पसंद नहीं करता, और अगर आप हजरात बुरा ना माने तो ये भी कह दूँ कि मैं अपने किसी तजर्बे या फार्मूले के सिलसिले में हुकूमत के सरबराह के अलावा किसी और से तबादला ख्यालात करने का आदी नहीं हूँ, और मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं आपके असूल की कदर करता हूँ। आपका कौमी जज्बा यकीनन काबिल सताइश है, मैंने कहा, और नदीम खामोश बैठा प्रोफेसर के चेहरे को गौर से देख रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आपने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की जो बहुत ज्यादा अहम हो या ऐसी हो जिस पर मैं अपनी बेपनाह मसरूफियात से कुछ वक्त निकाल कर गौर कर सकूं। प्रोफेसर, इस बार नदीम ने कहा, क्या यह दुरुस्त है कि आपने लेबॉर्ट्री के दाखिली दरवाजे पर ऐसा डिवाइस लगा रखा है जो आपके सिवा और कोई अंदर नहीं जा सकता? अंदर जाने के लिए कोई ऐसा पासवर्ड भी है जो आपके जहन में महफूज है? ये बातें आपको किसने बताई? प्रोफेसर ने पहली बार अपने सोफे पर कसमसाते हुए कहा, ब्लैक मैजिक, हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी अपने अंदर इतनी ताकत रखती है कि इंसान के जहन की बातें उगलवा सकें, लेकिन आपने जो डिवाइस ऐजाद की है उसके पेशे नज़र दाखिली दरवाजे से अंदर जाने के लिए ज़रूरी है कि कोई खुफिया आंख आपको देख सके। उसके अलावा डिवाइस इतनी हिसास है कि इंसान के जहन को भी पढ़ सकती है। मैंने प्रोफेसर की आंखों में झांकते हुए कहा, और मेरा मतलब ये है कि आप अगर ट्रांस की हालत में खुद को मैजिक आई के सामने लाकर पासवर्ड भी अपने जुबान से अदा कर दें तो भी दाखिली दरवाजा नहीं खुल सकता। प्रोफेसर ने चौंक कर हम दोनों की जानब बारी बारी देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी के असरात गहरे और तशवीशनाक होने लगे, और फिर उसने कुछ तवक्कुफ से कहा, आपने अभी तक ये नहीं फरमाया कि मेरे बारे में इतनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? हमें यह भी मालूम है प्रोफेसर कि एक बार आपको किसी तागूती कुव्वत ने दाखिली दरवाजे तक पहुंचाया था। मैजिक आई ने आपकी शक्ल भी देखी और उसका पता भी चला लिया कि आपके चेहरे पर किसी किस्म का कोई मेकअप नहीं था। आपने पासवर्ड भी अपनी ज़बान से अपनी आवाज़ में अदा किया। उस डिवाइस ने इस राज को पा लिया कि आपका जहन इस वक्त नॉर्मल नहीं है, चुनाचा दरवाज़ा नहीं खुला, और उसी तागूती कुव्वत ने आपको दोबारा ख्वाबगाह तक पहुंचाकर गहरी नींद सुला दिया। हैरत अंगेज, प्रोफेसर ने पहलू बदल कर कहा, जिस बात का इल्म मुझे भी नहीं उसकी खबर आपको किस तरह मिल गई? क्या यह दुरुस्त है प्रोफेसर कि मिस्टर बोजम जोसेफ ने आपकी लेबॉर्ट्री के लिए एक कसीर रकम का डोनेशन दिया था और आप अपनी मसरूफियात के बावजूद
कुछ वक्त निकाल कर भूषण का शुक्रिया अदा करने की खातिर उसके घर गए थे। जी हाँ, वो मेरा अखलाकी फर्ज था, लेकिन इस फर्ज का एहसास आपको आपकी बेगम साहबा ने दिलाया था। नदीम ने चुभते हुए लहजे में कहा तो प्रोफेसर इस तरह चौंका जैसे उसका हाथ बिजली के नंगे तारों से टकरा गया हो। उसकी निगाहों में तशवीश की अलामत एकदम ही दो चंद हो गई। क्या आप हजरात का ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है? उसने होंठ चबाते हुए सवाल किया। नहीं, हमने महज कौम के मफाद में आपसे मिलना जरूरी समझा था, और मैं एक फिर दरख्वास्त आपसे करूंगा कि आप इस मुलाकात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे, वरना जो कुव्वतें आपके तजर्बे से फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं वो हमारी दुश्मन बन जाएंगी। आपने अभी तक मुझे अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। प्रोफेसर बदस्तूर हमें गौर से देख रहा था। क्या आपको इस बात का इल्म है कि आपकी बेगम भूषण के साथ आज़ादाना घूम फिर रही है? नदीम ने कहा। मुझे मालूम है। प्रोफेसर के लहजे में तलखी आ गई। और मैंने मार्गरेट को उसकी आज़ादी दे रखी है, और हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी मिसिज मार्गरेट ही है। मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। भूषण आपके तजर्बे का फार्मूला हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। उसके इवज उसने मिसेस मार्गरेट को $1 मिलियन बतौर एडवांस दिए हैं, और इतनी ही रकम फार्मूला हासिल करने के बाद अदा करने का भी वादा किया है। ज़ाहिर है कि भूषण इस फार्मूले को अपनी मुंह मांगी कीमत पर भी किसी भी मुल्क के हाथों फरोख्त कर सकता है। हो सकता है इसका अंदेशा मुझे पहले भी है कि बैरूनी कुव्वतें मेरे फार्मूले को हर कीमत पर हासिल करने को आमादा हो जाएंगी। लेकिन मार्गरेट, प्रोफेसर ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, और फिर हमें वजाहत तलब नजरों से घूरते हुए पूछा, क्या ये बातें आपको मार्गरेट भूषण ने बताई हैं? भूषण और मिसेस मार्गरेट इतने नादान भी नहीं हैं कि अपना राज किसी को बताते फिरे। मैंने पहलू बदल कर देखा। फिर हमने ये बातें मिसेस मार्गरेट से जबरदस्ती उगलवाई हैं। नदीम ने बेहद संजीदगी से जवाब दिया। क्या मतलब? प्रोफेसर चौंका। मार्गरेट इस वक्त कहाँ है? हमारे कब्जे में है, नदीम ने तेजी से कहा, और हम उसे उस वक्त तक आज़ाद नहीं करेंगे जब तक वो फार्मूले के सिलसिले में खुलकर सब कुछ नहीं बता देगी। नहीं, नामुमकिन, प्रोफेसर ने खिलाफ में घूरते हुए कहा। मार्गरेट ऐसा नहीं कर सकती। आप चाहें तो हम खुफिया तौर पर अपनी और मार्गरेट की बातें आपको सुनवा भी सकते हैं। ये तजर्बे मेरे लिए बहुत शॉकिंग होगा, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ। प्रोफेसर ने एक तवील सांस लेकर कहा। क्या मैं इसी वक्त आपके साथ चल सकता हूँ? इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। मैंने तजवीज़ पेश की। हम तीनों का मर्डर भी हो सकता है। फिर आप हमें अपना कोई पर्सनल फ़ोन नंबर दे दें जिस पर हम आपसे बराह रास्त राब्ता कायम कर सकें, और किसी ऐसे वक्त का तयन कर सकें कि आप किसी की नज़र में आए बगैर हम तक पहुंच सकें, लेकिन इस तरह के किसी और को उसकी भिनक भी ना मिले, वरना बसात पलट भी सकती है। जवाब में प्रोफेसर ने फौरन ही कुछ कहने से गुरेज किया, और फिर खासी देर तक अपने ख्याल में गर्क रहने के बाद उसने जेब से कलम निकालकर मेज पर मौजूद रफ पैड से एक कागज अलहदा किया और अपना प्राइवेट नंबर लिखकर हमारे हवाले कर दिया। हम अब इजाजत चाहेंगे प्रोफेसर, मैंने उठते हुए कहा। फोन नंबर नदीम ने उठाकर अपनी जेब में महफूज कर लिया। मेरी एक दरख्वास्त है, प्रोफेसर ने हमसे रुकती हुए मुसाफा करते वक्त कहा। मार्गरेट को किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। फिलहाल हम उसके आराम का पूरा ख्याल रखेंगे। आइंदा क्या होगा इसका फैसला हमारी गुफ्तगू सुनने के बाद आप भी कर सकते हैं। प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया। हम उसकी निशस्त गाह से निकलकर वापसी के लिए रवाना हो गए। वापसी पर भी हमें मुख्तलिफ चक्कर पोस्ट पर बेशुमार मराहल से गुजरना पड़ा, और फिर जब हम आखिरी चेक पोस्ट पर पहुंचे तो हमें चौंकना पड़ा। 3 राइफल ब्रादर हमारे सामने आ गए। उनके तेवर खतरनाक ही नजर आ रहे थे। नदीम ने अभी तक गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया था, और हिफाजती इंतजामात के तहत हमारा रोके जाना कोई हैरत अंगेज बात नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज में वो तीनों राइफल ब्रादर हमारा रास्ता रोके खड़े थे वो गौर तलब जरूर था। उनके खुदकार आतिशी असला का रुख बदस्तूर हमारी तरफ था। उनके तेवर और सरू और खतरनाक नजर आ रहे थे। अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल बड़ी सुरत से उभरा कि अगर भूषण मार्गरेट के जरिए प्रोफेसर के किसी फार्मूले को हासिल करने का ख्वाहिशमंद था तो उसने अपने आदमी भी उस काम पर जरूर मुतय्यन कर रखे होंगे, जो ना सिर्फ प्रोफेसर बल्कि उससे मिलने जुलने वालों पर भी कड़ी निगरानी करते होंगे। खतरा, मैंने नदीम से सरगोशी की, ये जरूर भूषण के ज़र खरीद होंगे।
कोई गलती मत कर बैठना वरना हम दोनों मारे जाएंगे, नदीम ने दबी जुबान में जवाब दिया। प्रोफेसर का वो खुफिया नंबर हमारी परेशानी का सबब भी बन सकता है। मुतमिन रहो, मैंने उसे जहन में महफूज करने के बाद गाड़ी में बैठने से पहले ही कंकरूंदे की बाढ़ में फेंक दिया था। क्या हमें खुद सरेंडर करना होगा? हालात पर मुनहसर है, नदीम ने जवाब दिया और फिर दरवाजे के बाहर मुंह निकालकर ऊंची आवाज में पहरेदारों से बोला, क्या हमें कुछ देर इंतजार करना होगा? तीनों राइफल बरादरों ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर एक पिस्ता कद शख्स चेक पोस्ट से निकलकर सामने आ गया। वो गठे हुए जिस्म का निहायत फुर्तीला और चालाक आदमी नजर आ रहा था। उसके चलने का अंदाज इस बात की गमाजी कर रहा था कि वही इस चेक पोस्ट का इंचार्ज हो सकता है। क्या आप अपना ऑटोमेटिक वापस लेना पसंद करेंगे? उसने करीब आकर मुझसे सवाल किया और मैं बिल्कुल ही भूल गया था और मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन हम अपना फर्ज कभी नहीं भूलते। उसने इस्तेज़ाई अंदाज इख्तियार किया और फिर संजीदगी से बोला, गाड़ी रास्ते से हटाकर एक तरफ पार्क कर लें। आप हजरात को अभी कुछ देर इंतजार करना होगा। कोई खास वजह? नदीम ने बेपरवाही का मुजाहरा किया। जब तक प्रोफेसर की जानब से ग्रीन सिग्नल ना मिले हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते। इट इज ऑल राइट, नदीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर गाड़ी को बाएं जानब काट कर उस मखसूस जगह पर रोक दिया जहां पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ था। सब्र से काम लेना, जज्बात में आकर किसी जल्दबाजी के मुजाहरे से परहेज ही करना। उसने इंजन बंद करके गाड़ी से उतरते वक्त कहा और फिर हम दोनों कदम उठाते हुए उस पिस्ता कद आदमी के करीब आ गए जो पलके झपकाए बगैर हमारी एक एक नकलो हरकत का जायजा ले रहा था। जब तक प्रोफेसर से हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता आपको कुछ देर जहमत उठाना पड़ेगी। उसने हम दोनों को बारी बारी तेज नजरों से घूरते हुए कहा कि आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलकर चाय पीना पसंद करेंगे। मैं आपकी दावत हमें मंजूर है, मैंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। सच पूछें अफीसर तो इस वक्त मुझे चाय की ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर हमें साथ लेकर उस कमरे में आ गया जो बाहर से महज एक कैबिन दिखाई देता था, लेकिन अंदर से बहुत शानदार वाकया हुआ और वहां भी जदीद आलात जगह जगह निस्ब थे। ये रहा आपका ऑटोमेटिक। हमारे बैठने के बाद उसने मेरा ऑटोमेटिक मेज की दराज से निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए सपाट लहजे में कहा, आप चाहें तो इसे चेक करके अपना इत्मीनान कर लें। मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता। मैंने दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया कि आमतौर से यही होता है कि आखिरी चेक पोस्ट पर विजिटर्स को रोक लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रीन सिग्नल फौरी तौर पर मिल जाए तो हम किसी को रोकने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर हमें अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मजबूरन रोकना पड़ता है। प्रोफेसर जैसे अजीम साइंसदान के लिए इस किस्म के इंतजाम ज़रूरी भी हैं, उसने जवाब दिया और फिर चपरासी को बुलाकर चाय तैयार करने की हदायत की और कुर्सी से पुश से टेक लगाकर बोला, क्या ये मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ कि आप हजरात प्रोफेसर इब्रार से किस मकसद से मिले थे? मैं इसका जिक्र गालबन आपसे पहले भी कर चुका हूँ, नदीम ने इस बार कदरे संजीदगी से कहा। प्रोफेसर इब्रार से हमारी मुलाकात कुछ ऐसी ही नोयत की थी जिसका इजहार करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। आप यकीनन बेहतर समझते होंगे, उसने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए जवाब दिया। हर शख्स की अपनी अपनी कुछ मजबूरी भी होती है और मैं भी इस बात के लिए मजबूर हूँ कि अपने फ़राइज़ से चश्म पोशी नहीं कर सकता। ये तो बड़ी अच्छी बात है, नदीम ने उसके जुमले को सराहा, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि उस शख्स के जवाब के अंदर तलखी भी शामिल थी। मेरा ताल्लुक मिलिट्री से रह चुका है, उसने सर्द लहजे में कहना शुरू किया। मुझे मेजर नसीर कहते हैं और मेरी पोस्टिंग उस वक़्त मिलिट्री इंग्लिश में थी जब एक हादसे के सबब मुझे मजबूरन कबल अज वक़्त मुलाजमत से रिटायर होना पड़ा और फिर ये मेरी खुशकिस्मती ही थी कि मुझे प्रोफेसर अबरार की खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया गया। मुझे वो तमाम इख्तियारात हासिल हैं जो कमांडो एक्शन के दौरान किसी कमांडो को हासिल होते हैं। खुशी हुई आपसे मिलकर, मैंने जवाब दिया, और मेरी इतला अगर गलत नहीं तो आप दोनों हजरात का ताल्लुक पेशे के एतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का है। मैं आपकी इतला की तरवीद नहीं करूँगा, मैंने जल्दी से अपना तारफ़ कराते हुए कहा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। इस शोबे से पहले मैं पुलिस के महकमे से वाबस्ता रह चुका हूँ। खाकसार को शहबाज खान कहते हैं। और आप मेजर नसीर ने नदीम की तरफ देखा। मेरा ताल्लुक इस शोबे से है जहाँ आप हजरात की आमदोरफ़त मशकूक समझी जाती है, नदीम ने दोस्ताना लहजे में जवाब दिया। दरअसल मैं एक नाइट क्लब का मालिक हूँ और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में नाइट क्लबों को भी रेड अलर्ट एरिया से कम नहीं समझा जाता और मिलिट्री वालों को आउट ऑफ बॉर्डर एरिया में जाने की इजाज़त नहीं होती।
आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? उसने सपाट आवाज में दरियाफ्त किया। हम दोनों क्लास फेलो भी रह चुके हैं और एक दूसरे के मुखलिस दोस्त भी, मैंने जवाब दिया। चाय आ जाने से कुछ देर के लिए खामोशी हो गई और प्रोफेसर ने चाय के कप तैयार करके हमें पेश किए। चपड़ासी के जाने के बाद उसने जेब से सिगार निकालकर सुलगाया। उसका कसीफ मगर खुशबूदार धुआं फिजा में बिखेरा और फिर चाय के घूंट लेने के बाद बोला, मैं एक बार फिर आपसे आपके अपने सवाल को दोहराऊंगा। आपसे प्रोफेसर की मुलाकात का मकसद क्या था? और हमें फिर यही जवाब देना पड़ेगा कि हम कौम के मफाद की खातर अपनी जुबान बंद रखने पर मजबूर हैं। किसी बिजनेसमैन और नाइट क्लब के मालिक का प्रोफेसर इब्रार से मिलना यकीनन किसी अहम इंतहाई हसास राज से होगा। जी हाँ, और अब वो अहम राज या फार्मूला आप दोनों के साथ बाहर जा रहा है। नहीं, मैंने तेजी से कहा, अगर ऐसी कोई बात होती तो प्रोफेसर हमसे इस मामले पर बातचीत करने पर भी रजामंद ना होता। और कभी कभी इंसान की ज़ाती मजबूरियां भी उसे किसी नापसंदीदा बात को पसंद करने पर मजबूर कर देती हैं। मेजर नसीम ने निचला होंठ चबाते हुए जवाब दिया, आजकल प्रोफेसर को भी कुछ इसी किस्म के मजबूरियां लाहक हैं। मसलन किस किस्म की मजबूरी? मैंने सवाल किया। नदीम बदस्तूर खामोश बैठा किसी सोच में मुस्तगरक था। यही बात तो मैं आप हजरात से निहायत महज़्ज़ब तरीके से मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे प्रोफेसर की किसी मजबूरी का कोई इल्म नहीं है, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि प्रोफेसर से हमारी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ कौमी मफाद की खातर होती है। आपको यकीन नहीं आता तो खुद प्रोफेसर से दरियाफ्त कर लें। सॉरी, मैं प्रोफेसर जैसे अदीमुल फुर्सत आदमी को बिला वजह डिस्टर्ब नहीं कर सकता। गोया आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस बार मेरा लहजा खुश्क हो गया और मैं मेजर के चेहरे पर पैदा होने वाले नाखुशगवार तनाव को महसूस कर रहा था। आप प्रोफेसर से अपनी मुलाकात का सबब बता दें, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समझा, मैंने बदस्तूर बदले हुए लहजे में जवाब दिया। गोया आपने ग्रीन सिग्नल वाली बात अब भी ग्रीन सिग्नल की ही है। मेजर की पेशानी शिकन आलूद हो गई। आप अगर हमें मुतमिन करा दें तो मैं अपना और आपका वक़्त ज़ाया किए बगैर आप दोनों को जाने की इजाज़त दे दूंगा। हम आपसे गलत बयानी नहीं कर सकते, मैंने जल्लाकर जवाब दिया। आपके पास खरे और खोटे को परखने की कौन सी कसौटी है? कबल अज वक़्त अपने ट्रम्प कार्ड को शो करना मेरे असूल के खिलाफ है। हमने प्रोफेसर इब्रार से एक ऐसे अहम फार्मूले के बारे में मुलाकात की थी जो अभी आखिरी मरहल में है, लेकिन वो फार्मूला इतनी अहमियत रखता है कि पड़ोसी मुल्क उसे किसी कीमत पर भी हासिल कर सकता है, नदीम ने सपाट लहजे में जवाब दिया। और अगर ऐसा हो गया तो तमाम दुनिया का अमन खतरे में पड़ सकता है। गुड, मेजर ने इस्तहज़ाइया अंदाज इख्तियार किया। मेरे मोहतरम, क्या ये बात हैरंगेज नहीं कि जो अहम बात हमें प्रोफेसर के इतने करीब होने के बावजूद नहीं मालूम, वो आप हजरात तक किस तरह पहुंच गई? आप इसे महज एक इत्तफाक समझ लें, मैंने जवाब दिया। जो बात मुल्की मफाद में हो या कोई ऐसा फार्मूला जो तजर्बात के दौर से गुजर रहा हो, उसका इल्म तो हुकूमत के सरबराहों को भी कबल अज वक़्त नहीं मालूम होता, लेकिन आप इससे वाकिफ हो गए। क्या ये एक हैरत अंगेज बात नहीं? यकीनन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, नदीम ने कहा, लेकिन हम इस बात को किसी कीमत पर भी जुबान तक लाने से मजबूर हैं। ऐसी सूरत में यह भी सोचा जा सकता है कि आप हजरात भी पड़ोसी मुल्क के एजेंट हों और प्रोफेसर की किसी खास कमजोरी से वाकिफ होने के बाद उसे ब्लैक मेल करके फार्मूले को हासिल करना चाहते हैं। मेजर का लहजा करख्त हो गया। हुकूमत के अहम राज हमेशा ऐसे ही अफराद के हाथों चोरी होकर दुश्मन तक पहुंचते हैं जो खिलाफ तवक्का किसी बहुत बड़ी रकम की खातर अपना ज़मीर भी फरोख्त करने पर आमादा हो जाते हैं। मेजर नदीम ने पहलू बदल कर खुश्क अंदाज इख्तियार किया। यही शुबा जो आप हम पर कर रहे हैं हम आप पर भी कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें आप हजरात को कुछ दिनों के लिए बतौर मेहमान रखना होगा, उस वक़्त तक जब तक आप हमें मुकम्मल प्रोफेसर से मुलाकात की वजह नहीं बता देते। मेजर का लहजा फैसला कुन था, और अगर बात सिर्फ प्रोफेसर से हमारी मुलाकात की होती तो शायद आप हमें पहले ही अपने चेक पोस्ट से गुजरने की इजाज़त ना देते। नदीम ने मेजर को तेज़ नज़रों से घूरा। क्या हमें रोकने की कोई और वजह तो नहीं? अपना अपना तरीक़ेकार होता है, मेजर ने शाने उचकाते हुए जवाब दिया। आप जिस अंदाज में चाहें सोच लें, लेकिन ये बात तय है कि आप हमें आसानी से यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देंगे। नदीम ने बेपरवाही से दरियाफ्त किया। आपने पहली बार एक दानिशमंदाना बात सोची है, मेजर जहर खान से बोला। प्रोफेसर एक फार्मूले पर रिसर्च कर रहा है जिसके जरिए किसी मिसाइल और रॉकेट के इस्तेमाल के बगैर ही दुश्मन के हिसाब
और अहम दिफाई ठिकानों को शुआओं के जरिए बर्बाद किया जा सकता है। क्या ये मुमकिन है? उसने नदीम को मशकूक निगाहों से घूरा। दुनिया में कोई बात नामुमकिन नहीं है, लेकिन किसी मसनूई सियारे या रडार सिस्टम के बगैर लेबॉर्ट्री में बैठे बैठे सिर्फ जहरीली शुआओं के जरिए दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर अब तक ऐसा कोई फार्मूला जरूर तैयार कर चुकी होती। मेजर ने अपना निचला होंठ काटते हुए कहा, और मेरा ताल्लुक भी फौज से रह चुका है और मैंने भी साइंस की अहम ऐजादों के जरिए दुश्मनों को मुंह तोड़ शिकस्त दी है, मगर चांद पर पहुंचने के तसव्वुर को भी पहले नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन आज चांद तक हमारी रसाई मुमकिन हो गई। और मैंने तेजी से उसका जुमला काटते हुए कहा, मेरा ज़ाती ख्याल है कि साइंस और इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया आइडियालॉजी को अलग-अलग नहीं किया जा सकता, और इस्लाम ने हमेशा इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फ़ौक़ियत दी है और जगह जगह ये बात वाज़ेह कर दी कि ईमान अगर पुख्ता हो तो तस्खीर कायनात भी महज एक खेल है। मैं आपकी बात की तरवीद नहीं करूँगा, लेकिन मुर्गे की एक टांग वाली मिसाल को भी पेश नज़र रखूँगा। नदीम ने मुस्कुराकर मेजर का जुमला मुकम्मल किया तो उसका चेहरा यकलख्त सुर्ख हो गया। आप उसके चेहरे से उसकी सख्त गिर तबीयत का अंदाज़ा लगाना भी कदरे आसान हो गया और मेरे ज़हन में खतरे की घंटी बजने लगी। हमारी पोजीशन ऐसी थी जैसे हम किसी ऐसे कमरे में बंद होकर रह गए हों जिसके चारों तरफ खतरनाक शोले बुलंद हो रहे थे, और उससे बचाव की खातिर हमें बहरहाल कोई ना कोई रिस्क लेना था। लेकिन इस बात का खतरा भी था कि बाहर कई मसला अफराद हमारी घात लगाए बैठे होंगे। एक ज़रा सी गलती भी हमारे वजूद को हरफे गलत की तरह मिटा सकती थी। और फिर अचानक एक ख्याल ने मेरे जहन में तेजी से सर उभारा। मेजर नसीर भी बोशन का आदमी हो सकता था। अगर मार्गरेट बिक सकती थी तो उसके ज़रिए दूसरों को भी खरीदा जा सकता है, और ये भी मुमकिन था कि मेजर को किसी तरह मार्गरेट के अगवा की भनक मिल गई हो और उसी की बिना पर हमारी जुबानें खुलवाने की कोशिश कर रहा हो। नदीम ने जान छुड़ाने की खातिर एक फर्जी ऐजाद का जिक्र बड़ी संजीदगी से किया था, लेकिन मेजर ने उस पर यकीन नहीं किया। और ये भी हो सकता था कि इस वक्त उसके ज़हन को कालका की पुरअसरार कुव्वत गाइड कर रही हो, और ये बात बहरहाल तय थी कि वह बोशन की पुष्ट पनाही कर रही थी, और मुझे बस किसी एक ऐसे लम्हे का इंतज़ार था जो हमें मेजर नसीब पर गालिब कर देता, और फिर उसे नढाल बनाकर हम उस खतरे से बाहर निकल सकते थे। मिस्टर नदीम का जवाब सुनकर मेजर ने बेहद सर्द और सफाक लहजे में कहा, मैं आपको अपना मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दे सकता। बेहतर होगा कि आप अपनी ज़ुबान पर काबू रखें, वरना हमें मजबूरन दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करना पड़ेंगे। आप किस बात को मजाक समझ रहे हैं? प्रोफेसर की ऐजाद के बारे में मेरी साफ गोया मुर्गे की एक टांग वाली मिसाल को। मेजर, मैंने उसे इस जवाब देने का मौका नहीं दिया, और मेरा ख्याल है कि आप प्रोफेसर से हमारी मुलाकात को अहमियत नहीं दे रहे, बल्कि कोई और अहम बात उगलवाना चाहते हैं। और क्या बात हो सकती है? उसने मुझे तेज नज़रों से घूरा और मेरा तीर ठीक निशाने पर बैठा। मेरा ख्याल है कि आपने बोजन जोसेफ का नाम ज़रूर सुना होगा। नहीं, लेकिन आपको बोशन जोसेफ का ख्याल किस तरह आ गया? और हमारी इतला के मुताबिक प्रोफेसर की सबसे बड़ी कमज़ोरी मार्गरेट है, जो इस शहर में बोशन के बहुत करीब होती जा रही है। मैं समझा नहीं। मेजर की निगाहों में उभरने वाली चमक इस बात की गवाही कर रही थी कि वो बोशन और मार्गरेट के बारे में बखूबी जानता है। सुना है कि बोशन के आदमियों ने मार्गरेट को अगवा कर लिया है, और जिसने प्रोफेसर को जहनी तौर पर बहुत उलझा रखा है। बोशन की अगर मार्गरेट से दोस्ती थी तो फिर उसे मार्गरेट को अगवा करने की क्या ज़रूरत थी? आपके सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया मेजर नसीर, मैंने खालिस पुलिस वालों के लहजे में कहा। गोया मेरा यह ख्याल ठीक है कि आपको बोशन और मार्गरेट के बारे में भी बहुत ज़्यादा इल्म है। हमें सिर्फ इतना इल्म है कि मार्गरेट को अगवा कर लिया गया है, और उसे बाजियाब कराना भी मेरे फ़राइज़ में दाखिल है। और अगर मार्गरेट को बाजियाब ना किया गया तो मिस्टर बोशन जोसेफ की $1 मिलियन की भारी रकम खटाई में पड़ सकती है। आई सी, मेजर कसमसाकर बोला। गोया तुम दोनों मार्गरेट को दरमियान में बुलाकर प्रोफेसर की कमजोरी से फायदा उठाना चाहते हो। गुड, मैंने मुस्कुराकर दूसरा बार किया। आपको यहाँ तक भी मालूम है कि मार्गरेट प्रोफेसर की कमजोरी है। वैसे बाई द वे, क्या इस किस्म के जाती और निजी मामलात में भी दिलचस्पी लेना आपके फ़राइज़ में दाखिल है, या इसकी वजह भी कोई ख़ास है? तुम? मेजर तड़मला कर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे से अब फिरौनियत टपक रही थी।
बिल्ली थैले से बाहर निकल आई थी और उसके लहजे की तलखी मेरे मफरूदे को तकवीत पहुंचा रही थी। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि हम अपना ट्रम्प कार्ड शो करने के बाद भी अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। हम खासे दूर अंदेश हो। मेजर ने मुझे सफाक नज़रों से घूरते हुए कहा, अब तुम्हारी आज़ादी हमारे मंसूबे की मौत साबित होगी। ओह, मैंने फिर चुभते हुए लहजे में कहा, क्या मैं ये समझूं कि आप भी बोजन जोसेफ और मार्गरेट की साजिश में बराबर के हिस्सेदार हैं? तुम दोनों की मौत अब यकीनी है। वो किस्मी जख्मी नाक की तरह बल खाकर बोला। सोच लो मेजर, मैंने बदस्तूर बेपरवाही का मुजाहरा किया। अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो गया है कि प्रोफेसर के मामलात में हमें जो कुछ मालूमात हासिल हुई हैं वो मार्गरेट के जरिए हुई, तो फिर तुम्हें यह सोचने में भी हक बजानब होगे कि मार्गरेट इस वक्त किसके कब्जे में हो सकती है। हाँ, मुझे इसी बात का शुबा था। मार्गरेट की गुमशुदगी में किसी ना किसी तरीके से तुम्हारा दखल जरूर है। तुम्हारी प्रोफेसर से मुलाकात भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और मैं इससे भी इनकार नहीं करूंगा। लेकिन तुमने शायद अभी एक अहम नुक्ते पर गौर नहीं किया। क्या अगर हम यहाँ से जिंदा सलामत वापस ना गए तो मार्गरेट की जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है। और मैंने उसके वीक पॉइंट को छेड़ा। एक खास वक्फे के बाद हमारे आदमी मार्गरेट की जिंदगी का खात्मा करने से दरेग नहीं करेंगे। उसके बाद तुम्हारी साजिश भी नाकाम हो जाएगी और बोशन की एक भारी रकम भी डूब जाएगी। 1 मिनट मेजर, मैंने उसे बोलने का मौका दिए बगैर तेजी से कहा, एक बात और ज़हन नशीन कर लो। मार्गरेट की मौत की इतला हमारे आदमी प्रोफेसर तक पहुंचाने में देर नहीं लगाएंगे। मेजर खामोश खड़ा होंठ चबा रहा था और अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई बड़ा शिकार उसके हाथ के आने के बाद फिसल कर निकल गया हो। उसकी आंखों में नफरत और हकारत के शोले रक्स कर रहे थे, जिसमें बेबसी का एहसास भी शामिल था। और खासी देर तक वो हमें खौनख्वार नज़रों से घूरता रहा और वो किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। बेहतर यही होगा प्रोफेसर कि तुम अब हमें जाने का ग्रीन सिग्नल दे ही दो। मैंने एक आंख झिपकाकर राजदारी से कहा, हम किसी माकूल मुआवजे की एवज तुम्हारे और बोशन के काम भी आ सकते हैं। कम अज़ कम हमें तुमसे यही उम्मीद है कि तुम्हें हमारी पेशकश से इनकार नहीं होगा। अलबत्ता बोशन जैसा दोगला आदमी शायद हमारी ऑफर कबूल ना करे। क्या तुम हमें यकीन दिला सकते हो कि मार्गरेट वाकया ही तुम्हारे कब्जे में है? ना होती तो हमें कौमी मफाद की आड़ लेकर बड़ा प्रोफेसर से मुलाकात करने की क्या ज़रूरत थी? हम तुम्हें मार्गरेट की एवज खासी हैंडसम रकम दे सकते हैं। सॉरी, मैं फौरी तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकता, खास तौर पर ऐसी सूरत में जब हम तुम्हारी चेक पोस्ट पर तुम्हारे रहमो करम पर हैं। इस बात का क्या सबूत होगा कि तुम यहाँ से जाने के बाद अपने वादे से मुकर नहीं जाओगे? ऐसे मामलात में रिस्क तो बहरहाल लेना पड़ता है, मैंने शाने उचकाते हुए जवाब दिया। मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए हमें किसी और से मशवरा करना होगा। ज़रूर करो, हमें कुछ ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। वैसे हमने अपने आदमियों को 6 घंटे तक वापसी का यकीन दिलाया था और उसके बाद वो जो भी कदम उठाएंगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। क्या तुम अपने आदमियों को फ़ोन पर हदायत नहीं दे सकते कि वो तुम्हारी तरफ से रेड सिग्नल मिले बगैर कोई कदम उठाने से परहेज करें? जासूसी नावलों और सनसीखेज फिल्मों में यही होता है, लेकिन हीरो बड़ी चाकबदस्ती से एक खास वक्त तक के लिए अपने हरीफ को कोई जारहाना कदम ना उठाने पर आमादा कर लेता है और फिर उसके साथ अपने मकसद के हसूल की खातर दौड़ धूप शुरू कर देते हैं। मैंने सपाट लहजे में कहा, लेकिन तुम शायद फरामोश कर रहे हो कि मेरा तल्लुक पुलिस के महकमे से भी रह चुका है और इस किस्म के घिसे पटे तरीके हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होते। तुम्हें बहरहाल हमारी ज़ुबान पर एतमाद करना होगा, इसके अलावा हमें तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं होगी। और मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हारा ऑटोमेटिक वापस करके दोस्ती ही का सबूत दिया है। तुम चाहो तो उसे वापस भी ले सकते हो। मैंने उसके जवाब में देने से बेशतर ऑटोमेटिक होलिस्टर से निकाल कर मेज़ पर डाल दिया। जिस पिस्तौल की मैगजीन से गोलियां निकाल दी गई हों उसकी हकीकत किसी हकीर खिलौने से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। उसके खाली होने का अंदाज मुझे उसी वक्त हो गया था जब मैंने उसे उठाकर होलिस्टर में रखा था। तुम ज़रूरत से ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक आदमी मालूम होते हो, उसने बड़ी रौनक से अपना अमेरिकन कॉलर दराज से निकालते हुए सर्द लहजे में कहा। मार्गरेट को हम फरामोश कर सकते हैं इसलिए कि उसकी मौत तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा नुकसानदाह और ख़तरनाक साबित हो सकती है। एक बार फिर गौर कर लो मेजर, मैंने बदस्तूर बेपरवाही का मुजाहरा किया। क्या तुम बोशन की नाराज़गी बर्दाश्त करने की खातर जिंदा रह सकोगे?
ये सोचना तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। उसने अमेरिकन कोलट का रुख हमारी तरफ फिजा में बुलंद करते हुए सफाच लहजा इख्तियार किया, और मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा। उसके बाद तुम्हारे जिस्मों से तुम्हारी रूह का तल्लक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए मेजर, मैंने अपनी संदली अंगूठी पर एक नज़र डालते हुए जवाब दिया। चलो गिनती शुरू करो, और तुम्हारी मौत के बाद हो सकता है कि हम मार्गरेट को बाजियाब करने में कामयाब हो जाएं। ऐसी सूरत में तुम्हारी जिंदगी की कुर्बानियां रायगा जाएंगी। कुर्बानी सच्चे दिल से की जाए तो कभी रायगा नहीं जाती। तुम अपने अरमान भी पूरे करके देख लो। क्या ये तुम्हारा आखिरी जवाब है? ये नफ्सियाती हरबे मत इस्तेमाल करो, हमारे फैसले हमेशा अटल होते हैं। 1। मेजर ने घड़ी देखकर गिनती शुरू की। उसकी निगाहें बार बार हमारे चेहरों का जायजा लेने में मसरूफ थीं। शायद वो हमारे चेहरों से मौत का रद्द अमल देखने की कोशिश कर रहा था। नदीम खासी देर तक खामोश बैठा हालात का जायजा ले रहा था। 2। मेजर ने गिनती जारी रखते हुए कहा, गुजरा हुआ वक्त, कमान से निकला हुआ तीर और चैम्बर से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आ सकती। हमने भी ये मसाले और गीडर भभकियां सुन रखी हैं। 3। अपने हाथ पर ध्यान दो मेजर, कहीं ऐन वक्त पर तुम्हारा निशाना खता न कर जाए। इस बार नदीम ने सर्द मोहरी से कहा। 4। मेजर ने 4 कहने के बाद खास तौर पर मुझे घूरा। क्या तुम पहले मरना पसंद करोगे या अपनी निगाहों से अपने दोस्त की लाश को तड़पता देखना पसंद करोगे? मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम अब भी ढलमल यकीन की हालत से दो चार हो, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। लेकिन मुझे नदीम की फिक्र लाहक थी। संदली अंगूठी की मौजूदगी में मेरी मौत मुश्किल थी, लेकिन नदीम। 5। गिनती मुकम्मल करने के बाद मेजर की उंगली का दबाव ट्रैगर पर बढ़ने लगा, और मैं इकरार करता हूं कि एक लम्हे के लिए मेरी निगाहों के नीचे गुप अंधेरा तारी हो गया, और मौत का तस्वर मेरे लिए बड़ा अजियतनाक साबित हो रहा था। और फिर जुनूनी अंदाज में किसी मसलत पर गौर किए बगैर मैंने अपने सामने रखा हुआ पेपर वेट बड़ी फुर्ती से उठाया और मेजर के हाथ का निशाना लेकर खींच मारा। गोली चलने की आवाज़ कमरे में गूंजी, लेकिन मेरा बर वक्त जुनून खेदी बड़ी काम आ गई। मेरा फेंका हुआ पेपर वेट ठीक निशाने पर लगा था, और जिसकी बदौलत ना सिर्फ मेजर का निशाना खता हो गया, बल्कि अमेरिकन कोलट भी उसकी गिरफ्त से निकलकर मेज पर गिरा, जिसे मैंने बड़ी तेजी का मुजाहरा करते हुए अपने कब्जे में ले लिया। ये सब कुछ इस कदर बरकरफ्तारी से हुआ कि मुझे भी उसका यकीन नहीं आया। मेजर बाजी पलट जाने की वजह से बुखला गया था। सुनो मेजर, मैंने सफाक अंदाज में कहा, कोई अंदर दाखिल हो तो उसे बाहर जाने का हुक्म देने में देर लगाने की हिमाकत ना करना, वरना हमसे पहले तुम्हारी लाश जमीन पर गिरेगी। और मेरा जुमला मुकम्मल होते ही एक राइफल बरादर तेजी से अंदर दाखिल हुआ, और गोली चलने की आवाज़ सुनने के बाद वो असल सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने की खातर तकरीबन भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। गेट आउट, मेजर ने उसे घूर कर कहा, और बाहर जाकर ख्याल रखो, और मेरा हुक्म मिले बगैर कोई अंदर नहीं आएगा। राइफल ब्रादर को सूरत हाल का जायजा लेने से पहले ही गेट आउट का हुक्म मिला तो उसने जमीन पर पैर मारकर मेजर को सलूट किया और फिर अबाउट टर्न करके बाहर निकल गया। अब तुम्हें हमारी वापसी के लिए भी कोई ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार करना होगा कि तुम्हारे शिकारी कुत्ते किसी खतरे की बू ना सूंघ सकें। और मैंने उठते हुए कहा, नदीम भी मेरे साथ ही उठा था। मैं तुम्हारी वापसी पुरसकून और दोस्ताना अंदाज में कर सकता हूं, लेकिन बेहतर होगा कि हम आपस में कोई समझौता कर लें। मेजर के लबो लहजे में अब पहली जैसी रौनक नहीं थी, और बाजी का रुख पलटते ही उसने अपनी गुफ्तगू का अंदाज भी बदल दिया था। देर मत करो मेजर, मैंने महज रस्मी तौर पर दस्ती घड़ी पर एक सरसरी नज़र डालते हुए कहा। हम अगर 45 मिनट के अंदर अंदर एक मखसूस जगह पर ना पहुंचे तो फिर मार्गरेट की जिंदगी हमारे इख्तियार से बाहर होगी। समझौते वाली बात बाद में फ़ोन पर भी तय की जा सकती है, लेकिन शराइत पेश करने का हक हमारे इख्तियार में होगा, और मुझे मार्गरेट की वापसी के एवज तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मेजर ने जवाब दिया। और फिर नदीम और उसके एक साथ ही बाहर निकले थे, और मैं उन दोनों के पीछे था। अपना ऑटोमेटिक उठाकर मैंने होलिस्टर में वापस रख लिया था। मेजर का अमेरिकन कोलट मेरी जेब में था, जिसका ट्रैगर मेरी उंगली में जमी हुई थी, ताकि मैं उसे फौरी तौर पर इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पेश आई, और हमारी गाड़ी बैरियर से 10-15 गज के फासले पर पार्क थी। मेजर हमारे साथ दोस्ताना अंदाज में बातें करता हुआ गाड़ी तक आ गया, और मेरी उकाबी निगाहें उसके वजूद के हर हिस्से का जायजा ले रही थी। हाथ के किसी मखसूस इशारे से वो अपने राइफल बरादरों को खतरे का सिग्नल भी दे सकता था, लेकिन उसने वक्त के तकाज़े के पेश नज़र किसी किस्म की कोई हमाकत मोल लेने की कोशिश नहीं की। शायद उसे यकीन आ गया था कि हमने उसे जो धमकी दी है उसे पूरा करने में दरेग से काम नहीं लेंगे।
स्टीयरिंग पर नदीम के बैठने के बाद मैंने मेजर नसीर से कहा, हमारे दरमियान दोस्ताने की एक शर्त यह भी है कि प्रोफेसर से हमारी मुलाकात का जिक्र किसी और से ना किया जाए, वरना हमारी जवाबी कार्रवाई की खातर मार्गरेट के गंदे खून से हमें हाथ रंगने पड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन हमारे दरमियान मुलाकात की क्या शक्ल होगी इसकी फिक्र मत करो। हम पहली फुर्सत में तुम्हें अपना तमाम शराय से आगाह कर देंगे। मैं एक दरख्वास्त करूंगा, मेजर ने संजीदगी से कहा, जब तक हमारे दरमियान मुज़ाकरात जारी रहेंगे तो मार्गरेट को किसी किस्म का ज़हनी या जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मालूम है मुझे, मैंने मुस्कुराकर कहा, उसकी हैसियत तुम्हारे लिए सोने की चिड़िया और अलादीन के चिराग से कम नहीं है, और अब वो सबसे ज्यादा फायदा मंद साबित हो सकती है। उसने मुझे लालच दिया। मेजर, मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलने के बाद उसे खरीदने की खातर सवाल किया, बोशन से तुम्हारी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मैं बराह रास्त उससे अभी तक नहीं मिला, कोई खास वजह उसकी जरूरत पेश नहीं आई, मेजर ने जवाब दिया, और हमारे दरमियान राब्ते का दरिया मार्गरेट ही की जात थी। तुम्हारे और मार्गरेट के तल्लुकात किस तरह पैदा हुए थे? मैंने मैनीखेत अंदाज में पूछा, और मैंने सुना है कि वो अभी तक सर से पांव तक मगरबी तहजीब में लुथड़ी हुई है, और तुम यकीनन जिस्मानी तौर पर जिनसे मुखालफ के लिए अपने अंदर मैकेनिजन कशक रखते हो। और जवाब में मेजर नसीर ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा की। उसकी खामोशी इस बात की दलील थी कि मार्गरेट ने उसके साथ तमाम हदूद फलांगने के बाद ही उसे काबू किया होगा। फिक्र मत करो माय डियर, मैंने उसे नफ्सियाती तौर पर अपने दबाव में रखने की खातर दरोगई से काम लिया। मार्गरेट से तुम्हारा नाम नहीं लिया था, लेकिन इतना जरूर इशारा जरूर दिया था कि प्रोफेसर तक पहुंचने की खातर हमें मुतअद्दिद रुकावटों से गुजरना होगा। मैं इस सिलसिले में भला क्या कह सकता हूँ? ओके मेजर, मैंने गाड़ी में बैठते ही अमेरिकन कूलर जेब से निकालकर अपनी गोद में रखते हुए संजीदगी से कहा कि अब तुम इशारा देकर हमारे रास्ते की रुकावट को दरमियान से हटाओ और एक बार फिर ज़हन यकीन कर लो, अगर तुमने कोई गलती की तो उसकी सजा सबसे पहले तुम्हें और उसके बाद मार्गरेट को मिलेगी। और जवाब में मेजर ने हमें बेबसी से देखा और फिर उसने हाथ का इशारा किया तो लोहे की वह मजबूत और रंगीन राड ऊपर उठा ली गई जिसने रास्ता रोक रखा था, और हमने मेजर के हाथ के इशारे से विश किया, और फिर नदीम ने खास बरक रफ्तारी से रुकावट को अबूर कर लिया। उसकी नजरें बार बार अकबी शीशे की जानब उठ रही थीं, और मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया, वरना जिस जाल में फंस गए थे उससे बच निकलने का बज़ाहिर कोई सूरत नजर नहीं आई थी, और मेरी जुनून खेजी कुदरत के कर्म से हमारे काम आ गई, वरना मेजर हमें माफ करने के मूड में नहीं था। हो सकता है कि हमें आगे भी किसी खतरे से दो चार होना पड़े, नदीम ने कहा। क्या मतलब? मैंने तेजी से सवाल किया। इस बात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि मेजर ने अपने कुछ आदमियों को चेक पोस्ट से दूर भी तैनात कर रखा हो और अभी तक किसी बरकी आले के जरिए उसको सारी पोजीशन से आगाह कर दिया हो। ऐसी सूरत में वो हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं कोई जवाब देना चाहता था, लेकिन अकब से सुनाई देने वाला धमाका इस कदर खौफनाक और लर्ज़ाखेज था कि हमारी गाड़ी भी एक सानियों की सड़क पर लहरा गई, और नदीम ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी, और फिर हमने बाहर निकल कर देखा तो मेजर नसीर की चेक पोस्ट का कोई नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। गर्दो गुबार और भड़कते हुए खतरनाक शोलों ने एक खास इलाके को पूरी तरह अपनी लपेट में ले रखा था, जहां किसी के जिंदा बच जाने की बज़ाहिर कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। इसका मतलब है कि दुश्मनों को हमारे बारे में इतला मिल चुकी है, नदीम ने संजीदगी से कहा। हो सकता है कि उन्होंने हमारे और मेजर नसीर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी सुन ली हो, और मेजर नसीर की जुबान खोलने की सजा उसे इस कदर भयानक अंदाज में दे गई हो, लेकिन वो चाहते तो हमें भी मेजर के साथ ही फना कर सकते थे। हाँ, नदीम ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, शायद इसलिए कि मार्गरेट अभी हमारे कब्जे में है, और वो इन तमाम बातों में ऐसी कलीदी हैसियत रखती है जिसके बगैर बोशन या उसके करिंदे प्रोफेसर को आसानी से अपने जाल में फांस सकते। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, अब हमें पहले के मुकाबले में ज्यादा मुहतात रहना होगा। इससे बेशतर हमें यहाँ से जितनी जल्दी मुमकिन हो दूर निकल जाना चाहिए। हो सकता है कि पुलिस को भी इस हादसे की इतला मिल चुकी हो, नदीम ने दोबारा स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, और रास्ते में हमारे दरमियान इसी हौलनाक धमाके के बारे में गुफ्तगू होती रही। मार्गरेट की अहमियत अब ज्यादा बढ़ गई थी, और तकरीबन 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम शहर के हंगामे में दाखिल हो चुके थे, और नदीम किसी गहरी सोच में गर्क था, और मेरा जहन कालका के बारे में सोच रहा था, और वो इस बात का इकरार कर चुकी थी कि फिलहाल वो बोशन का कुछ नहीं बिगाड़ना चाहती, और उसी ने मुझसे कहा था कि बोशन से दूर रहूं।
बानो की पुलिस की तहवील में होने वाली पुरइसरार मौत को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक एक मखसूस जहर करार दिया गया था और मैं कालका और शंकर की हलाकत के वक्त भी एक नागन के रूप में देख चुका था और हो सकता है कि चेक पोस्ट पर होने वाला धमाका भी कालका की खबासत का नतीजा हो। लेकिन इस मकान की रोशनी की अकब में अंधेरे की कुछ गुत्थियां भी काबिले गौर थीं। अगर कालका की तागूती कुव्वत की मालिक थी तो फिर प्रोफेसर इब्रार के ज़हन पर कब्जा करके फार्मूले के सिलसिले में उसकी जुबान भी खुलवा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिस वक्त नदीम के आदमियों ने मार्गरेट को अगवा किया था और वो उस वक्त भी मार्गरेट का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती थी, मगर उसने ऐसा भी नहीं किया। आखिर क्यों? वो मुझे बोशन से दूर रहने की क्यों मजबूर कर रही थी और उसकी वजह मेरी समझ में नहीं आ सकी। बहरहाल हालात की रोशनी में भी सोचा जा सकता था कि या तो वह हमारे लिए खतरनाक साजिश का कोई हसीन जाल बुन रही थी या फिर देवी देवताओं ने उसे बोशन की मदद करने के लिए पाबंद कर दिया था। मैं इन्हीं ख्यालात में गुम था कि जब लेडी मकरानस की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी की मुबारकबाद देती हूँ। क्या मतलब? मैंने दिल ही दिल में सवाल किया। तुम्हारी कालका रानी इस वक्त कांटों के बिस्तर पर लौट रही होगी। नदीम लेडी मकलानस ने जवाब दिया, अगर मैंने बर वक्त तुम्हारी मदद ना की होती तो कालका मेजर नसीर के हाथों तुम दोनों को खत्म करा देती। उसके बाद उसे मार्गरेट को तलाश करने में कोई दुश्वारी पेश ना आती। क्या कालका अपनी तागूती कुव्वतों के जरिए प्रोफेसर की जुबान नहीं खुलवा सकती? 3 बार उसकी कोशिश कर चुकी है, लेकिन मैंने उसे कामयाब नहीं होने दिया। हर चंद के प्रोफेसर इब्रार की आजाद जिस पर वह शब रोज मेहनत कर रहा है, मगर भी ममालिक के लिए भी खतरनाक साबित हो, मगर मैं कालका को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। जानते हो उसकी वजह क्या है? क्या उसने मुझे और मेरी कुव्वत को ललकारने की हमाकत की है। मार्गरेट के बारे में तुम क्या पेशगोई करोगी? मैं कबल अज वक़्त खुलकर कोई बात नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि उसका अंजाम इबरतनाक होगा। और बोशन के बारे में क्या ख्याल है? फिलहाल मैं भी तुम्हें उससे दूर रहने का मशवरा दूंगी, लेकिन उसके सितारे बहुत जल्द गर्दिश में आने वाले हैं। क्या कालका ही ने इस चेक पोस्ट पर धमाका करा के मेजर नसीर और उसके साथियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द ही मिल जाएगा। और मेरे बारे में अब तुम क्या कहोगी? इस ख्याल को दिल से निकाल दो मेरे बच्चे कि मैं और कालका एक ही तस्वीर के 2 रुख हैं। मैं तुम्हारे ख्याल की तरदीद नहीं करूंगा, मैंने साफ गोई से जवाब दिया। कभी कभी हालात मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब तक इंसान के अंदर यकीन और एतमाद ना हो, उसकी भटक जाने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। इंसान को अपनी फितरत बदलने में कुछ वक्त जरूर लगता है और तुम्हारे अंदर भी अचानक एक नुमाया तब्दीली आने वाली है। लेडी मकलानस ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो क्या? मैंने तेजी से पूछा। अब तक वो कुव्वत जिसका रात अभी तक न मुझे मिल सका और न कालका उसमें कामयाबी हासिल कर सकी है, हो सकता है कि तुमसे वापस छीन ली जाए। लेडी मकरानस का जवाब सुनकर मैं एक लम्हे को घबरा गया और मैंने जल्दी से संदली अंगूठी की सिमत देखा जो बदस्तूर मेरे हाथों में मौजूद थी। और फिर लेडी मकरानस का इशारा किस सिमत था? क्या वो खुदा के उस बरगजीदा बंदे की बात कर रही थी जो मुझसे नाराज हो चुका था? और मुझे याद आ गया जब उस कंबल पोश बुजुर्ग ने इशारों में मेरी माँ की मौत की इतला दी थी और उस वक्त अपनी संदली अंगूठी वापस करने को भी कहा था। और फिर शायद उसको मेरी हालत पर रहम आ गया। लेडी मकलानस की बात सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं तुम्हारे चेहरे के तासरात को पढ़ रही हूँ। मेरे अजीज घबराओ मत, इस बात को अभी यकीन से नहीं कह सकती, मगर मेरा ख्याल है कि कोई न कोई पुरइसरार कुव्वत तुम्हारी मदद करती रहेगी और हो सकता है वो तुम्हारी जिंदगी के धारे को भी बदल दे। मिस बेल्बा के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो रुकी या बोशन के खिलाफ हमारी मदद कर सकती है? मुझे अफसोस है कि कुछ मजबूरियां ऐसी हैं जिन्हें कबल अज वक़्त बयान करने से कासर हूँ, लेकिन तुम परेशान मत हो, अब मैं तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ का पूरा ख्याल रखूंगी। क्या कालका हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही है? हाँ, लेडी मकलानस ने मुक्त से जवाब दिया और फिर बोली, मैं अब जा रही हूँ, एक ज़रूरी काम दरपेश है। और फिर मैंने उसे दिल ही दिल में कई बार पुकारा, लेकिन उसकी जानब से कोई जवाब नहीं मिला। क्या बात है? नदीम ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए पूछा। क्या सोच रहे हो? अपनी उस जनूनी हरकत पर गौर कर रहा हूँ, मैंने जल्दी से बात बनाते हुए कहा। अगर पेपर वेट उठाने में मुझे पलक झपकने की देर भी हो जाती तो शायद इस वक्त हम दोनों दूसरी दुनिया के सफर पर रवाना हो चुके होते। तुम इसको मश्ते ऐज़ी भी कह सकते हो।
हम गुफ्तगू करते हुए घर पहुंचे तो आरफा ने बताया कि किसी शख्स का फोन 3-4 बार मेरे लिए आ चुका है। क्या फोन तुमने रिसीव किया था? मैंने बेचैनी से पूछा। नहीं, वो मेरा मकसद भाम कर बोली। कॉल नसीम ने रिसीव की थी और फोन करने वाले ने अपना कोई नाम या नंबर भी बताया था। नहीं, इस बार नदीम ने कमरे में दाखिल होते हुए जवाब दिया। हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि उसे आपसे कोई अहम बात करनी है। सरार तो नहीं था? नदीम ने दराफत किया। नहीं, नसीम ने पूरे वसूख से जवाब दिया। कॉल करने वाले की आवाज़ मेरे लिए नई साबित हुई थी और हम ही अभी इन कॉलों के बारे में क्यास आराइयां कर रहे थे कि फ़ोन की घंटी बची और मैंने लपक कर रसूल उठा लिया। खुदा का शुक्र है कि तुम खैरियत से घर पहुंच गए। मुझे तुम दोनों की फिक्र लाहक थी। क्या मैं आपका नाम दरियाफत कर सकता हूं? मैंने दबी ज़बान में दरियाफत किया और दूसरी जन्म से बोलने वाले की आवाज़ मेरे लिए कुछ नई नई सी लग रही थी। प्रोफेसर इब्रार। ओह, मैं चौंका। आपको हमारे घर का नंबर किस तरह मालूम हुआ? इंक्वायरी से ये कोई मुश्किल मरहला नहीं था जिसे हल ना किया जा सकता, प्रोफेसर ने संजीदगी से कहा। और मैं ये जानकर खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ कि तुम दोनों रास्ते में किसी गैर मुतवक्का हादसे का शिकार नहीं हुए। कि आपको शुबा था कि हमारे रास्ते में शिकार करने की कोशिश होगी। तुम इस धमाके को क्यों फरामोश कर रहे हो? चेक पोस्ट नंबर 1 पर तुम्हारे निकल जाने के बाद जो हुआ था, तो क्या हुआ? मैंने नसीम और आरफा की मौजूदगी में मुकम्मल जुमला अदा नहीं किया। मैं अपने गिरदो पेश से कभी बेखबर नहीं रहता। मैंने वो गुफ्तगू सुन भी ली थी जो तुम्हारे और मरहूम मेजर नसीर के दरमियान हुई। और प्रोफेसर ने जवाब दिया, तुम्हारी आमद मेरे लिए एक नेक शगुन साबित हुई, वरना मुझे मेजर नसीर की शख्सियत पर गद्दार होने का कभी वहमो गुमान भी नहीं हुआ था। मैंने अपने अमले के तमाम अफराद का इंतखाब बहुत गौरव खोज के बाद किया था, लेकिन मार्गरेट मुझे तवक्का नहीं थी कि वो अपनी सिता से इस कदर नीचे भी गिर सकती है। बहरहाल तुम लोग धमाके की असलियत को सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखोगे। आप हम पर एतमाद कर सकते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों मुहब्बे वतन हो, इसलिए एहतियातन ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैंने अपनी लैब से लेकर आखिरी चेक पोस्ट तक एक ऐसा खुफिया साइंसी निज़ाम कायम कर रखा है कि ना सिर्फ मैं उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू से बाखबर रहता हूँ, बल्कि अगर चाहूँ तो उनकी नकलो हरकत भी देख सकता हूँ। आम तौर पर आने जाने वाले अफराद और चेक पोस्ट के अमले की गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है, जिसे मैं सिर्फ फुर्सत के वक्त सुन लेता हूँ। मगर तुम्हारे सिलसिले में मुझे शुबा था कि कहीं तुम लोग भी उन ममालिक के मकामी एजेंट तो नहीं जो मेरा फार्मूला चुराने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। और उसी एक शक की बुनियाद पर मैंने तुम दोनों की नकलो हरकत को आखिरी चेक पोस्ट तक नजर में रखा था, और फिर तुम्हारी गद्दार मिलत मेजर नसीर की गुफ्तगू सुनने के बाद यह जरूरी हो गया था कि इस अदम का बाद रवाना कर दिया जाए। मगर उसके अमले की मौत पर यकीनन अफसोस है, लेकिन इंसान को अपनी बका और मुल्क व कौम की खातिर इस किस्म की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एक बात और जहन नशीन करो, मैंने चेक पोस्ट की होलनाक तबाही की इतला वजीर दाखिला और आईजी पुलिस को भी कर दी है, और हो सकता है कि उनकी तफ्तीश का दायरा वसी होकर तुम्हें भी मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में शामिल कर ले। लेकिन तुम अपनी और हमारी मुलाकात के सिलसिले में अपनी जुबान कतई तौर पर बंद रखना। मैं तुम्हें जमानत देता हूँ कि तुम्हारे खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं होने दूंगा। शुक्रिया प्रोफेसर। मार्गरेट का ख्याल रखना, उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने पाए। इस बार प्रोफेसर के लहजे में प्यार भरी तलखी थी। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, प्रोफेसर ने मेरा जुमला काटते हुए कहा। आस्तीन में सांप पालना अक्लमंदी के मुनाफी है और उसे दूध फराहम करना हमाकत की इंतहा है, मगर इन तमाम बातों के बावजूद मुझे उससे प्यार है। वैसे तुम उसकी जुबान खुलवाने की खातिर तशद्दुद के अलावा तमाम हरबे इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। क्या आप हमारी गुफ्तगू सुनना पसंद करेंगे? नहीं, प्रोफेसर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। पहले मार्गरेट के सिलसिले में मुझे तुम्हारे बयान की सदाकत पर यकीन नहीं आया था, लेकिन अब और तुम दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बाद अब मुझे मजीद किसी सबूत की जरूरत बाकी नहीं रही। क्या हम किसी जरूरत के वक्त आपसे रब्ता कर सकते हैं? मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, मगर मेरी दरख्वास्त पर तुम मार्गरेट का। प्रोफेसर की आवाज़ भर्रा गई और फिर उसने सिलसिला भी मुंतके कर दिया, और मुझे उसके बुढ़ापे के इश्क और उसकी शिद्दत का भी किसी हद तक अंदाजा हो गया था। किसका फोन था? नसीम ने गहरी संजीदगी से दरियाफ्त किया। आरफा की बेचैन निगाहें भी मेरे चेहरे पर मरकूज थी। एक पुराने क्लाइंट का मैंने बात बनाई। वो झुकी किस्म का प्रोफेसर है और आजकल हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए एक शानदार बंगला अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाना चाहता है।
उसमें खतरे वाली क्या बात है? आरफा ने मुझे घूरते हुए पूछा। कुछ पार्टियां और भी उस बंगले की कंस्ट्रक्शन में दिलचस्पी ले रही हैं। खास तौर पर एक पार्टी ने तो अपनी अना का मसला बना लिया है, और अगर वो प्रोफेसर आपके जरिए काम कराना चाहता है तो क्या उसे आपका फोन नंबर भी नहीं मालूम? नसीम ने जिरा की। मैंने कहा ना कि वो झुकी प्रोफेसर है, इसलिए वो मेरा कार्ड कहीं रख कर भूल गया होगा, और मैंने सादगी से जवाब दिया। वैसे इंक्वायरी से मेरे घर का नंबर मालूम करना बेहद आसान है। प्रोफेसर ने भी यही तरीकेकार इख्तियार किया। और यह हमारी गुफ्तगू सुनने से आपकी क्या मुराद है? नसीम ने मुझे टटोलने की मजीद कोशिश की। खुदा के लिए अब कारोबारी मामलात में अपनी टांग फुलाने से परहेज करो, वरना मैं तुम लोगों को जवाब देते देते खर्च हो जाऊंगा। बहरहाल मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आप कोई ना कोई बात हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आरफा ने जवाब दिया। क्या तुम इस प्रोफेसर से मिलना पसंद करोगी? नदीम ने मुझे सहारा देते हुए आरफा से पूछा। लेकिन एक बात कबल अज वक्त बता दूं कि वो सिर्फ झुकी ही नहीं बल्कि इंतहाई बोदम और कोड़ मगज भी वाकया हुआ है। दूसरों का वक्त बर्बाद करना और बाल की खाल निकालना उसकी हॉबी है। आप कहते हैं तो माने लेती हूँ। नदीम ने मुझे मुखातब करके नदीम की जान मोहब्बत भरी निगाहों से घूरते हुए कहा, वरना इनकी अक्सर बातें काबिल एतमाद नहीं होती। कब किसकी बात कर रही हो? शादी के बाद की या उससे पहले की? नदीम ने मुस्कुराते हुए कहा। आरफा और शहबाज की मौजूदगी में मेरी जुबान बंद ही रहने दो, वरना कुछ शिकायतें मुझे तुमसे भी हैं। वो क्या? नसीम संजीदा हो गई। बता दूं? बता दीजिए। मैंने कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं की, तो फिर डरना कैसा? नसीम ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। चलो छोड़ो, अगर मैंने सब कुछ कह दिया तो आरफा क्या सोचेगी? नदीम भाई, आरफा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कुछ भी उल्टी सीधी बातें करें, मेरी और नसीम की मोहब्बत में कोई दरार कभी नहीं पड़ेगी। बहरहाल बात इस हंसी मजाक में टल गई। आरफा और नसीम काम में मसरूफ हो गई तो मैंने नदीम को अपनी और प्रोफेसर के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू सुना दी। और मेरा ख्याल है कि मैं मार्गरेट के सिलसिले में अब कोई नया तरीकेकार इख्तियार करना होगा। और प्रोफेसर के बारे में क्या सोचा है? क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि मेजर नसीर के अलावा हो सकता है कुछ गद्दार किस्म के लोग और भी उसकी हिफाजती टीम में शामिल होंगे, और हो सकता है, नदीम ने संजीदगी से कहा। वैसे मेरा जाती नजरिया है कि इस किस्म के हसास मामलात में ज्यादा अफराद को एतमाद में नहीं लिया जाता। बहरहाल हम मार्गरेट की जुबान खुलवाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है मेजर नसीर का अंजाम सुनने के बाद उसके गुफ्तगू का अंदाज बदल जाए। मेलबा के बारे में क्या प्रोग्राम है? वो तुम्हारी रहनुमाई सिर्फ रुकी तक कर सकती है, लेकिन अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है, और मेरा ख्याल है कि तुम राजू या मास्टर की में से किसी एक को प्रोफेसर की खुफिया निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दो। मैंने कुछ तवक्कुफ से कहा। और मेजर नसीर की इतला मिलने के बाद बोशन और ज्यादा कमीनगी का मुजाहरा भी कर सकता है, और मुमकिन है वो अपने मंसूबे की नाकामी देखकर बराह रास्त प्रोफेसर इब्रार को अपना हदफ बनाने की कोशिश कर बैठे। मैं तुमसे मुतफिक नहीं हूँ। बोशन अब तक जितनी कसीर रकम प्रोफेसर का फार्मूला हासिल करने में खर्च कर चुका, वो उसे खुद अपने हाथों से डूबती नहीं देख सकता। हमारे दरमियान खासी देर तक प्रोफेसर बोशन और मार्गरेट की बातें होती रहीं, और फिर हम अपने अपने कमरों में चले गए। दूसरी सुबह मैं दफ्तर में दाखिल हुआ तो वारसी ने बताया कि कोई एक शख्स मुझे कई बार फ़ोन कर चुका है, लेकिन उसने इसरार के बावजूद अपना नाम या फ़ोन नंबर बताने से गुरेज किया था, और मैंने उस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। वैसे मेरा ख्याल था कि मेजर नसीर के अंजाम की खबर मिल जाने के बाद बोशन ने एक बार मुझे ठिकाने लगाने की खातिर अपने किसी खास गुर्गे को मुकर्रर कर दिया होगा, और पहले भी मुतअद्दिद बार ऐसा कर चुका था, और मेरा ख्याल गलत साबित नहीं हुआ। मेरे ऑफिस में आने से कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजी, और मैंने जिस फाइल का मुताला कर रहा था उसे बंद करके मैंने रसूल उठा लिया। शहबाज स्पीकिंग। मैं इससे पहले भी तुम्हें 3-4 बार वारसी के नंबर पर डायल कर चुका हूँ। दूसरी जानब से उभरने वाली आवाज़ मेरे लिए अजनबी ही साबित हुई। वारसी ने मुझे इसकी इतला दी थी, अगर आपने नंबर छोड़ा होता तो मैं खुद कॉल बैक कर लेता। मेरा असूल दूसरों से मुख्तलिफ है शहबाज खान, बोलने वाले ने संजीदगी से कहा। मैं खास तौर पर कोई वारदात करते वक्त हमेशा नए लिबास को तरजीह देता हूँ। तुम खुद महकमा पुलिस में रह चुके हो, इसलिए बखूबी जानते होगे कि अक्सर धोबियों की तरफ से जो मखसूस नंबर या निशान लिबास पर डाले जाते हैं, वो भी मुजरिमों की निशानदही में पुलिस के लिए खासे मफीद साबित होती हैं। ओह, तो गोया तुम भी कोई जुराम पेशा या उजरती कातल किस्म की चीज़ हो। मैंने कुर्सी की पूछ से टेक लगाते हुए बेपरवाही से जवाब दिया।
میرے پاس اپنا ذاتی پستول بھی ہے اور ایک خود کار سب مشین گن بھی جو لائسنس شدہ ہے، مگر میں کسی کو قتل کرنے کی خاطر لائسنس شدہ اسلحہ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور اس کے لیے تمام دشمنوں پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی خاطر اسے فون پر مرعوب کرنے کی بھی کوشش کرتے ہو۔ زیادہ خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی۔ بولنے والے کے لہجے میں حقارت تھی۔ میں پیدائشی طور پر دہشت گرد یا قاتل نہیں ہوں۔ تمہاری اسی معاشرے اور اس کے گھنونے ماحول نے مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اب تم شاید مجھے اپنے مجبوریوں اور بے بسی کی کہانی سناؤ گے۔ میں نے احساسیہ انداز میں جواب دیا۔ نہیں، اس کا لب و لہجہ یک لخت کرخت ہو گیا۔ میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن میرا ایک اصول اور بھی ہے۔ میں اپنے شکار کو میدان چھوڑ کر بھاگ نکلنے کا ایک موقع ضرور دیتا ہوں۔ تم شاید اس میدان کی بات کر رہے ہو جس میں بوشن جیسے دوگلے اور گھٹیا انسانوں کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ غلط سمجھے، میں نے بوشن کا نام ضرور سنا ہے، لیکن ابھی تک ہم دونوں کا آپس میں کوئی کاروباری واسطہ نہیں پڑا۔ پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارا کاروبار کیا ہے؟ جرائم اور دہشت گردی بھی کاروبار میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ اس کاروبار میں دوسروں کے مقابلے میں نفع زیادہ ملتا ہے اور آدمی کو زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کرنی پڑتی، البتہ اس کا دل مضبوط ہونا شرط ہے۔ تمہارے کاروبار کی طرح ہمارے کاروبار میں بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور کبھی کسی معمولی کپڑے پر جراثیم کش دوا چھڑکنے پر بھی 1,00,000-2,00,000 مل جاتے ہیں، اور کبھی سامنے والی پارٹی ہمیں منہ مانگا دام چکانے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ تعلقات یا رانے کی خاطر بڑا کام کرنے کے باوجود ہم سوائے پشت پناہی کی اور کچھ نہیں ملتا۔ تمہارا تعلق کس چھکری سے ہے؟ اس کا انداز تمہیں بہت جلد ہو جائے گا، اس نے گمبھیر آواز میں کہا۔ فی الحال میں تم کو حسب معمول ایک چانس دے رہا ہوں کہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو مارک کے پاس جانے یا اسے فون پر گفتگو کرنے سے بھی پرہیز کرنا، ورنہ تم خود سمجھدار ہو۔ سمجھا، میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر کہا۔ تم یا تو بوشن کے آدمی ہو یا رکی کے سلسلے میں رعایت چاہتے ہو۔ میں پہیلیاں بوجھنے یا بھجوانے کا قائل نہیں ہوں۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میرا بوشن یا رکی کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ایک ہی مکان باقی رہ جاتا ہے۔ تم شاید ماروک کے ناکام عاشقوں میں سے کوئی ہو۔ ماروک اگر تمہیں فون کرے تو تم فون پر کوئی بات چیت نہیں کرو گے۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ قطعی طور پر اس سے گفتگو شنید بھی ختم کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور کوئی خاص بات؟ میں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ فی الحال صرف اتنا ذہن نشین کر لو کہ میں تمہیں دوسرا چانس نہیں دوں گا۔ ویٹ ازل۔ اس نے جملہ مکمل کرتے ہی فون بند کر دیا اور میں نے مسکرا کر رسول کریڈل پر رکھا، لیکن 1 منٹ بعد ہی فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ اس بار ندیم کی کال تھی۔ میں تمہاری گفتگو سن چکا ہوں، پریشان مت ہونا، میں نے تمہاری حفاظت کا معقول انتظام کر دیا ہے۔ ویسے اکیلا کریم بھی کافی نمک حلال قسم کا بندہ ہے، اس کی موجودگی میں کوئی دشمن تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ فون کرنے والے کے سلسلے میں تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ فی الحال میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رکی یا بوشن کا کوئی کارندہ لگتا ہے، میں نے کہا، اور معروف کا کوئی دل جلا اور ناکام عاشق بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، ندیم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ معروف کا ٹائپ کیا ہے تم بھی اس کا اندازہ لگا چکے ہو۔ اس کے عاشقوں کی فہرست خاصی طویل ہے، اور تم سے فون پر گفتگو کرنے والا ایک وقت میں بھلا کتنے چاہنے والوں کا راستہ روک سکتا ہے؟ پھر تمہارا شبہ کس طرف جاتا ہے؟ میں گپ اندھیرے میں بلا وجہ ہاتھ پیر چلا کر انرجی ضائع نہیں کرتا۔ بہرحال اب تمہیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ تم جس کہانی کا ایک کردار ہو اس کا اصل ہیرو، اس لیے میں ولن قسم کے کرداروں سے نمٹنا جانتا ہوں۔ سراج کا کوئی فون آیا؟ میرا مطلب ہے کہ چیک پوسٹ پر ہونے والے دھماکے کی کیا رپورٹ ہے؟ ابھی تک اس کی اطلاع نہیں ملی۔ میں نے جان بوجھ کر اسے خریدنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اچھا کیا، ورنہ تمہاری دلچسپی اس کے شک کا سبب بھی بن سکتی تھی۔ کیا تم نے مارگریٹ سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی؟ دفتر سے اٹھ کر میری طرف آ جانا، مارگریٹ سے ہماری مشترکہ ملاقات زیادہ بہتر ثابت ہوگی۔ اوکے، میں نے جواب دیا اور پھر فون بند کر کے دفتری کاموں میں الجھ گیا۔ لیکن اس سے بیشتر میں نے سیکورٹی گارڈ کے انچارج کو بلا کر سختی سے تاکید کی کہ وہ کسی اجنبی کو میرے ذاتی کمرے تک آنے کی اجازت نہ دیں، اور ندیم کی طرح میں نے بھی اس نادیدہ شخصیت کے بارے میں ذہنی جمناسٹک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شام کو دفتر سے اٹھنے کے بعد میں سیدھا ندیم کی طرف گیا جہاں راجو پہلے سے موجود تھا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا تو ندیم نے راجو سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ میلبا رکی کے ٹھکانے سے واقف ہے؟
मेरे आदमी 2 रोज से मतवातर उसके साई की तरह पीछे लगे हुए हैं और उसकी तमाम कालें भी चेक की जा रही हैं, लेकिन अभी तक मैलबा ने अपने फ़ोन से रुकी नामी किसी शख्स से बात नहीं की। हो सकता है उसने रुकी को किसी कोड वर्ड से कॉल किया हो। मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए अजहारे ख्याल किया। जी नहीं, उसने सिरे से किसी मर्द से बात ही नहीं की। बहरहाल मुझे रुकी जिंदा दरकार है, नदीम ने कहा। तुम चाहो तो इस काम के लिए 2-4 आदमी और लगा दो। मुतमिन रहें सर, अगर रुकी इसी शहर में कहीं छुपा बैठा है तो मेरे साथी बहुत जल्द उसका सुराग लगा लेंगे। प्रोफेसर के सिलसिले में मैंने मास्टर की को ज़रूरी हदायत दे दी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी प्रोफेसर की निगरानी का खास ख्याल रखो। ठीक है, राजू जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। और मेरी हिफाजती टीम में कितने अफराद शामिल हैं? मैंने राजू से सवाल किया। इसका इल्म बास को ज़्यादा बेहतर होगा, उसने मुस्कुराकर नदीम की सिमत इशारा किया और फिर खामोशी से बाहर चला गया। कोई नई इतला? नदीम ने पूछा। नहीं, तुम्हारे फ़ोन के बाद मुझे ज़्यादातर कारोबारी फ़ोन ही मासूल हुए और मैंने मारूख को अभी कुछ देर बेशतर फ़ोन किया था। नदीम मुस्कुराया। उसने बड़ी बेबाकी से इकरार किया है कि उसकी ज़िंदगी में जितने अफराद आ चुके हैं वो उनमें से अब 5% के नाम भी नहीं जानती। वैसे उसका क्या ख्याल है कि अभी तक उसके इल्म में कोई ऐसा जुनूनी आशिक नहीं है जो उसके दरबारे आम में पाए जाने वाले को मौत की धमकी देकर रोकने की कोशिश की हो? और आजकल उसकी फहरिस्त पर पहला नंबर किसका है? मैंने बड़े प्यार भरे लहजे में सवाल किया। बर्मा शर्ट आदमियों में से फिलहाल मैं सिर्फ 2 में से वाकिफ़ हूँ, नदीम ने मैली खेत अंदाज में बोला। एक तुम हो और दूसरा मैं। गोया ये हम दोनों के लिए बड़े फ़ख्र व एज़ाज़ की बात है।